स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो शायद रोजमर्रा की बातचीत में उतना नहीं आता, पर देश कैसे चलता है इस पर इसका बहुत बहुत गहरा असर है। अनुच्छेद 112। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे ये अनुच्छेद एक तरह से सरकार के बटुए की चाबी संसद के हाथ में देता है। कभी सोचा है कि सरकार जो अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, उसका हिसाब किताब संसद को क्यों देना पड़ता है? क्यों सरकार अपनी मर्जी से पैसा नहीं निकाल सकती? इन्हीं सवालों की जड़ वो अनुच्छेद 112 में है। तो चलिए इसे खोलते हैं परत दर परत। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई नियम या प्रक्रिया नहीं है, जैसा आपने कहा। ये भारतीय लोकतंत्र में जो वित्तीय अनुशासन है और सरकार की जवाबदेही, उसका आधार स्तंभ है। हम देखेंगे कि यह अनुच्छेद असल में कहता क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं और आज के भारत में ये कैसे काम करता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमारा मकसद है कि इस विषय पर जो भी जानकारी है उससे अनुच्छेद 112 के सबसे जरूरी और दिलचस्प पहलुओं को सामने लाएं। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 112 है क्या चीज? मतलब सीधे शब्दों में हमारे सूत्र क्या बताते हैं? हाँ, तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसका सार ये है कि राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सामने सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का एक लेखा जोखा रखवाएंगे। अच्छा, तो इसी को हम आम बोलचाल में बजट कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यही है वो जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है संविधान में, और आम भाषा में बजट। मतलब सरकार अगले साल कितना कमाएगी, कहाँ-कहाँ खर्च करेगी, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा संसद के सामने पेश करना जरूरी है। हाँ, और जानकारी इसे दो हिस्सों में देखती है। एक तो पिछले साल क्या हुआ उसका हिसाब, ओके। और दूसरा आने वाले साल का इरादा क्या है उसका अनुमान। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो जानकारी सामने लाती है। इसे सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं माना जाता, बल्कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड समझा जाता है। रिपोर्ट कार्ड, दिलचस्प। हाँ, सोचिए जरा, सरकार को हर साल संसद के जरिए देश को बताना पड़ता है कि भाई पिछले साल जनता के पैसे का इस्तेमाल कैसे किया और अगले साल की योजनाएं क्या हैं। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये तो सीधे तौर पर सरकार के काम का, उसकी प्राथमिकताओं का एक सार्वजनिक मूल्यांकन है ना? सही बात है। और सबसे बड़ी बात जो इस अनुच्छेद को इतनी ताकत देती है वो ये कि बिना संसद की मंजूरी के सरकार भारत की संचित निधि से, मतलब सरकार का जो मुख्य खजाना है, हाँ, कंसोलिडेटेड फंड जिसे कहते हैं, बिल्कुल, उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक नया पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। एक पैसा भी नहीं। जी, यहीं पर वो पारदर्शिता और जवाबदेही की गांठ बंधी हुई है। ये शक्ति संतुलन को कम से कम वित्तीय मामलों में कार्यपालिका से विधायिका की तरफ झुकाता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो ये कोई बस रूटीन का सरकारी काम नहीं है, ये एक संवैधानिक बाध्यता है, एक मजबूरी है। बिल्कुल। ये लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सरकार के खर्च पर नजर रखते हैं। अच्छा, इसकी कहानी क्या है? ये आइडिया आया कहां से? क्या जानकारी इसके इतिहास पर कुछ बताती है? हाँ, बिल्कुल। जानकारी के अनुसार संविधान सभा में इस पर काफी विचार विमर्श हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस सिद्धांत पर बहुत जोर दिया था कि सरकार का पैसा असल में जनता का पैसा है। ये सोच तो बहुत बुनियादी है। हाँ, इसका मतलब है कि सरकार पैसे की मालिक नहीं, सिर्फ उसकी संरक्षक है, ट्रस्टी है। असली मालिक तो जनता है और संसद उसी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा। इसी गहरी सोच के साथ अनुच्छेद 112 को संविधान में जगह दी गई। सामग्री ये भी इशारा करती है कि इसकी प्रेरणा वो काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है। अच्छा, ब्रिटिश सिस्टम से। हाँ, जहाँ सैकड़ों सालों से ये परंपरा रही है कि कार्यपालिका यानी सरकार को अपने वित्तीय प्रस्ताव विधायिका यानी संसद के सामने रखने होते हैं और उनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसे पावर ऑफ द पर्स कहते हैं, मतलब खजाने पर नियंत्रण की शक्ति जो विधायिका के पास होती है। भारत ने स्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांत को अपनाया। तो ये कोई बाद में जोड़ा गया नियम नहीं, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं की बुनियादी सोच का हिस्सा था कि वही वित्तीय मामलों में सरकार निरंकुश ना हो पाए। बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। ये अनुच्छेद आज असल में काम कैसे करता है? क्या इसके कुछ ताज़ा उदाहरण हैं जिनसे प्रक्रिया और साफ हो?
निश्चित रूप से अनुच्छेद 112 ही वो संवैधानिक आधार है जिसके तहत हर साल आमतौर पर फरवरी के महीने में भारत के वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं। हाँ, वो बजट भाषण जो हम टीवी पर देखते हैं। नहीं, हालांकि तकनीकी रूप से ये वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की ओर से रखवाया जाता है, पर इसे प्रस्तुत वित्त मंत्री ही करते हैं। सामग्री हमें 2024 के बजट का एक अंदाजा देती है। लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का कुल खर्च प्रस्तावित था। 48 लाख करोड़, बाप रे। हाँ, जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम पर संसद में बाकायदा बहस होती है, उसकी जांच पड़ताल होती है और फिर उसे मंजूरी मिलती है। ये प्रक्रिया सिर्फ वो भाषण तक ही तो सीमित नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी प्रक्रिया है। बजट भाषण के बाद विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर, मतलब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर विस्तार से चर्चा होती है। अक्सर संसदीय समितियां इन मांगों की गहराई से जांच करती हैं। सदस्य कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशंस भी ला सकते हैं, जो सांकेतिक रूप से सरकार की नीतियों से असहमति जताते हैं। कट मोशन, हाँ, वो एक तरह का विरोध दर्ज कराने का तरीका है। और अंत में इन सब चर्चाओं और संशोधनों के बाद एक वित्त विधेयक, मतलब फाइनेंस बिल, पारित किया जाता है। यही बिल सरकार को टैक्स लगाने और पैसा खर्च करने का कानूनी अधिकार देता है। ये अनुदान मांगे और वित्त विधेयक, ये शब्द थोड़े तकनीकी लगते हैं। थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर जरूर। अनुदान मांगे आप ऐसे समझिए कि हर मंत्रालय अपना खर्चा बताता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय कहेगा कि उसे स्कूलों, कॉलेजों वगैरह के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए चाहिए। ये उसकी अनुदान मांग हुई। संसद इन मांगों पर विचार करती है। ठीक है। और वित्त विधेयक वो कानून है जो सरकार को अगले साल टैक्स वसूलने की इजाजत देता है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह। और जो खर्चे संसद ने मंजूर किए हैं उन्हें करने की अनुमति देता है। बिना इसके पास हुए न सरकार टैक्स ले सकती है, न ही स्वीकृत योजनाओं पर पैसा खर्च कर सकती है। समझ गया। तो ये पूरी एक विस्तृत, काफी डिटेल्ड प्रक्रिया है। अच्छा, सामग्री में कोरोना महामारी के समय का भी जिक्र था शायद। हाँ, सामग्री याद दिलाती है कि 2020 में जब कोरोना महामारी का वो भयानक संकट आया था, तब भी सरकार ने एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का। हाँ, याद है मुझे। तो उस असाधारण स्थिति में भी जो वित्तीय प्रावधान किए गए वो इसी संवैधानिक ढांचे के तहत किए गए। ये दिखाता है कि अनुच्छेद 112 सिर्फ सामान्य समय के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किल और आपातकालीन स्थितियों में भी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन क्या ये हमेशा बिना किसी झगड़े, बिना विवाद के हो जाता है? सूत्र तो बताते हैं कि बजट सत्रों में अक्सर गर्मागर्म बहसें होती हैं। बिल्कुल होती हैं, और होनी भी चाहिए। हाँ। लोकतंत्र का मतलब ही है बहस और असहमति, है ना? हाँ, वो तो है। सामग्री बताती है कि विपक्ष अक्सर सरकार पर आरोप लगाता है। कभी कहा जाता है कि बजट अमीरों के हक में है, गरीबों की अनदेखी हुई है। हाँ, ये तो सुनते हैं अक्सर। कभी किसानों के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो कभी किसी खास क्षेत्र के लिए कम आवंटन पर सवाल खड़े होते हैं। ये सब बजट प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। ये दिखाते हैं कि बजट सिर्फ नीरस आंकड़े नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं पर एक राष्ट्रीय बहस का मंच है। और क्या कभी इन विवादों का असर प्रक्रिया पर पड़ा है या कभी अदालत तक बात पहुंची? हाँ, जानकारी के अनुसार समय समय पर बजट प्रक्रिया या उससे जुड़े कानूनों को लेकर, जैसे वित्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करने पर, कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं। अच्छा। लेकिन आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने संसद की विधायी प्रक्रिया और बजट पारित करने के तरीके को संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही माना है। ये विवाद और ये कानूनी मामले इस बात को और पुख्ता करते हैं कि अनुच्छेद 112 कितना केंद्रीय है। सारी बहस, सारी खींचतान इसी संवैधानिक धुरी के इर्द गिर्द घूमती है। इस पूरी चीज को और बेहतर समझने के लिए क्या हम एक काल्पनिक, एक सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं? हाँ, सामग्री में ऐसा कुछ दिया गया है। हाँ, एक सरल उदाहरण दिया गया है जो इस प्रक्रिया को थोड़ा जीवंत कर देता है। मान लीजिए सरकार अगले साल यानी 2025 के लिए बजट पेश करती है। ठीक है, मान लेते हैं। सरकार का अनुमान है कि उसकी कुल आमदनी टैक्स वगैरह से करीब 30 लाख करोड़ रुपए होगी। ओके। और वो प्रस्ताव रखती है कि इसमें से मान लीजिए शिक्षा पर 5 लाख करोड़ रुपए और स्वास्थ्य सेवाओं पर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। असल बजट में तो सैकड़ों ऐसे खर्चे होते हैं। ठीक है, शिक्षा पर 5 लाख करोड़, स्वास्थ्य पर 3 लाख करोड़। अब क्या होगा? अब ये प्रस्ताव संसद में जाएगा। यहाँ सिर्फ भाषण नहीं होगा। संसदीय समितियां इन मांगों की बारीकी से जांच कर सकती हैं। सदन में बहस होगी। जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, विपक्ष या सत्ता पक्ष के ही कुछ सदस्य सवाल उठा सकते हैं, आपने शिक्षा के लिए 5 लाख करोड़ रखे, लेकिन इसमें नई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कितना है? या स्वास्थ्य के 3 लाख करोड़ में से ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों को कितना मिलेगा? या फिर किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ? उनके लिए आवंटन कहाँ है? ऐसे सवाल उठेंगे। और फिर इस बहस के बाद बहस, और अगर कोई संशोधन स्वीकृत होते हैं, उसके बाद इन अनुदान मांगों पर वोटिंग होती है। और धन संबंधी मामलों में लोकसभा की भूमिका ज्यादा निर्णायक होती है, क्योंकि उसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, ये तो पता है। जब लोकसभा इन मांगों और संबंधित वित्त विधेयक को पारित कर देती है, तभी सरकार को भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने और इन स्वीकृत मदों पर खर्च करने का कानूनी अधिकार मिलता है। तो अगर लोकसभा ना कह दे तो क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर लोकसभा सरकार की अनुदान मांगों या वित्त विधेयक को अस्वीकार कर दे, तो इसे सरकार में विश्वास की कमी माना जाता है और सैद्धांतिक रूप से सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसीलिए जैसा सामग्री बार बार जोर देती है, बिना संसद, मुख्यतः लोकसभा की हरी झंडी के सरकारी खजाने से 1 रुपया भी नहीं निकल सकता। ये संसद का सरकार पर सबसे बड़ा नियंत्रण है। वाह! तो ये अनुच्छेद 112 सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो सत्ता के संतुलन का, चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बहुत बड़ा जरिया है। कुल मिलाकर जो जानकारी हमने देखी, उसका निचोड़ क्या है, सार क्या है? निचोड़ यही है कि अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान के वित्तीय ढांचे की रीढ़ है, एकदम बैकबोन। ये महज एक प्रक्रियात्मक निर्देश नहीं है, बल्कि शासन के एक मूल सिद्धांत को स्थापित करता है कि कार्यपालिका यानी सरकार अपने हर वित्तीय कदम के लिए विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह है। ये सुनिश्चित करता है कि जनता के पैसे का मनमाना इस्तेमाल ना हो, उसकी पूरी निगरानी हो और खर्च की प्राथमिकताएं सार्वजनिक बहस के बाद तय हों। ये बात वाकई सोचने वाली है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूरदर्शिता से इस व्यवस्था को बनाया था। ये सिर्फ सरकार पर लगाम ही नहीं लगाता, बल्कि उसे अपनी योजनाएं देश के सामने रखने पर मजबूर भी करता है। ये हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आखिर ये हमारे ही दिए टैक्स के पैसे के प्रबंधन का सवाल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये नियंत्रण के साथ साथ योजना और पारदर्शिता का भी जरिया है। बजट के माध्यम से ही सरकार देश को बताती है कि आने वाले साल में वो अर्थव्यवस्था और समाज को किस दिशा में ले जाना चाहती है। उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या वो रक्षा पर ज्यादा खर्च करेगी या शिक्षा पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर? ये सब बजट से जाहिर होता है और ये सब सार्वजनिक होता है, जिस पर बहस हो सकती है, आलोचना हो सकती है और सुधार के सुझाव आ सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ये वित्तीय सुशासन, गुड फाइनेंशियल गवर्नेंस की बुनियाद है। तो हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 112 सरकार के वित्तीय कामकाज की लगाम संसद के हाथ में देता है, पारदर्शिता लाता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है। ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखा एक अनुच्छेद नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के पैसे पर जनता के प्रतिनिधियों की निगरानी का एक जीता जागता शक्तिशाली तंत्र है। बिल्कुल, ये सरकार को मजबूर करता है कि वो हर साल अपनी वित्तीय योजनाओं की गठरी खोले और उसे सार्वजनिक पड़ताल के लिए रखे। इससे नीतियों में सुधार की गुंजाइश बनती है और सरकार पर एक निरंतर दबाव बना रहता है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो हमें इस जानकारी से थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, क्या सवाल? हमने देखा कि संसद बजट को मंजूरी देती है, यानी खर्च करने का अधिकार देती है, लेकिन उस मंजूरी के बाद क्या होता है? मतलब पैसा सैंक्शन हो गया, फिर? हाँ, क्या हमारे पास यानी संसद के पास सिर्फ मंजूरी देने के अलावा भी कोई ऐसे कारगर तरीके हैं जिनसे ये पक्का किया जा सके कि जो पैसा जिस काम के लिए मंजूर हुआ वो वाकई उसी काम पर सही ढंग से और बिना बर्बादी के खर्च हो रहा है? हाँ, ये तो बहुत अहम सवाल है। मतलब पैसा सैंक्शन हो गया, पर इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसकी निगरानी कैसे हो, ये उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। सामग्री में संसदीय समितियों जैसे लोक लेखा समिति पीएससी या प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की भूमिका का जिक्र तो है, जो खर्च होने के बाद उसकी जांच करते हैं।
लेकिन क्या ये जांच पड़ताल सचमुच इतनी प्रभावी है कि अगली बार बजट बनाते समय या चल रही योजनाओं में जरूरी सुधार लाया जा सके? क्या अनुमोदन के बाद की ये जवाबदेही व्यवस्था और मजबूत हो सकती है? इस पर विचार करना जरूरी है कि वित्तीय मंजूरी के आगे की निगरानी को कैसे और पैना बनाया जाए, कैसे और असरदार बनाया जाए। ये एक सोचने वाली बात है।